नर्वस है। मित्रों, हम आप सबको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। आइए देखते हैं ये हमारे कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ से कॉमन फॉर्म ऑफ द एब्डोमिनल पेन, जो एब्डोमिनल पेन होता है, पेट दर्द होता है, इसके कहाँ कहाँ पे इसके स्थान आप देख सकते हैं। जैसे पेप्टिक अल्सर है तो अगर यहाँ दर्द होगा, पेप्टिक अल्सर का पेन मैंने बताया था। गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और डिओडिनम अल्सर। तो डिओडिनम अल्सर का पेन जो होता है वो खाली पेट होता है। पेप्टिक अल्सर का पेन खाना खाते ही दर्द होता है। और गैस्ट्रिक अल्सर का पेन जो होता है वो खाना खाने के करीब नहीं, पेप्टिक अल्सर का पेन जो होता है खाना खाने से 1 घंटे 2 घंटे बाद होता है। और गैस्ट्रिक अल्सर का पेन खाना खाते ही शुरू होता है। और डिओडिनम अल्सर का पेन वो आपका खाना जब ना खाए हो, खाली पेट हो, तब होता है। तीनों अल्सर का अलग अलग हम लोग डायग्नोज करते हैं और उससे हम लोगों ने कल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी देखा था। गॉलब्लैडर पेन, किडनी पेन, इन सब को आज हम देखेंगे। गॉलब्लैडर पेन होता है तो कहाँ दर्द जाएगा। जैसे आपका गॉलब्लैडर यहाँ पेन होगा तो यहाँ दर्द होता है, इसके अलावा भी कहाँ दर्द होता है और रिफर्ड पेन के रूप में आज हम देखेंगे। किडनी पेन होता है तो यहाँ दर्द आता है, इसके अलावा कहाँ दर्द जाता है, ये भी हम इसको आज देखेंगे। इसके अलावा अगर कोई विंड एक्सेस है, गैस वगैरह है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर है, इसके कारण यहाँ अगर पेट के बीचों बीच में दर्द हो रहा है तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कब कैसे होता है, बीच में होता है। किसी को अपेंडिक्साइटिस हो तो यह आपके इस एरिया में दर्द होता है, नाभि से नीचे, यहाँ पे नेवल होता है और नाभि से नीचे यहाँ अपेंडिक्साइटिस का पेन होता है। किसी को पैल्विक ऑर्गन में इन्फ्लामेशन है, खासतौर से महिलाओं में वगैरह में, तो यहाँ पे दर्द आता है। पैल्विक ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो, बर्निंग हो, पेन हो एक्सटेंडेड ओवर आपका एब्डोमिनल एरिया में। साथ में अगर महिला है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम अगर है, क्रैम्प वगैरह जब आते हैं पीरियड्स के दौरान, इस जगह दर्द आता है। अगर ओवरी में पेन हो, डीप पेन होता है तो पैल्विक के कारण पेन होता है। तो पेट दर्द का भी हम लोग स्थान देखकर जान लेते हैं कि दर्द वो कहाँ, उस पर और कैसे हो रहा है। जैसे गॉलब्लैडर स्टोन के लिए भी हमने बात किया था। गॉलब्लैडर स्टोन, गॉलब्लैडर एक नाशपाती के आकार का होता है और इसमें इन्फ्लामेशन, स्टोन के कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है। और अगर स्टोन यहाँ पे गॉलब्लैडर स्टोन सिस्टिक डक्ट में आके फंसा हुआ है, देखो ये इधर से आपका कॉमन बाइल डक्ट है, ये सीबीडी, ये बाइल डक्ट है। और इधर से गॉलब्लैडर से जो डक्ट आ रही है उसको सिस्टिक डक्ट बोला जाता है। और ये स्टोन यहाँ पे है गॉलब्लैडर के अंदर, और फिर एक स्टोन यहाँ आके सिस्टिक डक्ट में फंस गया। जैसे ही सिस्टिक डक्ट में स्टोन फंसेगा तो ये एक स्टोन यहाँ पर भी है, सीबीडी में भी फंसा हुआ है। ये गॉलब्लैडर स्टोन ब्लॉक कर रहा है कॉमन बाइल डक्ट को, सीबीडी को, या यहाँ ब्लॉक किया तो इसके कारण आपको सीवियर पेन होगा पेट में। तो देखिए, सामान्य गॉलब्लैडर यहाँ है, दर्द होगा तो इस एरिया में होगा। अगर स्टोन सिस्टिक डक्ट में होगा तो उसका दर्द यही होगा और उसका जो प्रसार है कम होगा। लेकिन अगर ये दर्द जो है अगर सीबीडी में फंसा हुआ, कॉमन बाइल डक्ट में फंसा हुआ है, तो इसका क्षेत्र देखिए बड़ा हो जाएगा, दर्द का क्षेत्र थोड़ा और फैल जाएगा। और ये दर्द जो है आपके पेट में बीचों बीच से होकर के पूरा ये नीचे तक आएगा। ये एरिया आपके सीबीडी में फंसा हुआ स्टोन तब, और सिस्टिक में डक्ट में है तो यहीं पे पेन रहेगा। जनरल रूप से आपका गॉलब्लैडर यहाँ होता है और अगर इसमें इन्फ्लेमेशन है तो यहाँ दर्द आपको मिलता है। इस तरह से गॉलब्लैडर का पेन जो होता है, इसी प्रकार इसका लोकेशन मैंने आपको दिखाया। अगला एक और है पेन लोकेशन इन द गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर का। किसी को अगर गैस्ट्राइटिस होती है और गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो उसका पेन कहाँ आता है, आगे और पीछे। तो किसी को भी गैस्ट्राइटिस का पेन आएगा तो देखिए ये आपका एब्डोमेन है आगे से, ये हमारा एब्डोमेन एरिया है पेट का। ये हिस्सा बीच का नाभि से लेकर के नाभि से नीचे और ऊपर के इस हिस्से में आपका एब्डोमिनल पेन होगा। आपके पेट के जो मैंने 9 रीजन बताया था, एब्डोमेन के 9 रीजन, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा।
ये अलग अलग रीजन है यहाँ पे। ये देखिए, पहले है राइट हाइपो कॉन्ड्रिक रीजन है। राइट साइड में हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जहाँ लीवर गैलब्लैडर राइट किडनी स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया आता है यहाँ पे। इसका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन इस एरिया में, यहाँ पे स्प्लीन है, कोलन है, लेफ्ट किडनी है, पेंक्रियाज है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे तो राइट लंबर रीजन है बीच में, और इधर लेफ्ट लंबर रीजन। इसमें एपिगैस्ट्रिक रीजन है, नाभि के पास अम्बिलिकल रीजन है। और ऊपर जाएंगे तो कूल्हे के पास राइट इलियक रीजन और राइट लेफ्ट इलियक रीजन आएगा। और नीचे यहाँ हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो सबसे ऊपर एपिगैस्ट्रिक रीजन, नीचे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, बीच में अम्बिलिकल है। सेंटर की बात अगर हम करते हैं तो राइट साइड में अगर जाएंगे तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन और राइट इलियक रीजन आता है। लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन और लेफ्ट जो है इलियक रीजन आता है। तो ये आपके 9 जोन है, 9 रीजन है, जहाँ पे अलग अलग ऑर्गन होते हैं। और उसके कारण आपके शरीर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से उनका इन्फ्लेमेशन के कारण या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो दर्द हो सकता है। इसी प्रकार अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो इसकी पेन की लोकेशन आपका ये सेंटर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन का आता है। और पीछे से अगर हम आते हैं तो ये हिस्सा इस एरिया में दर्द अगर बनता है तो आपका गैस्ट्रिक पेन का एरिया होगा। अगर किसी को पेंक्रियाज ग्लैंड में पेंक्रियाटिस है, पेंक्रियाज जो आपकी पेंक्रियाज ग्लैंड है, पेंक्रियाज जानते हैं जिसको हम आग्नेयाशय बोलते हैं, जिससे निकलने वाले स्राव को हार्मोन्स बोला जाता है। पेंक्रियाज और इसकी लोकेशन आपने देखा। अगर इसमें इससे निकलने वाले स्राव में कहीं गड़बड़ी आती है पेंक्रियाज में, या उसमें इन्फ्लामेशन होता है तो इसका दर्द का एरिया देखिए। मेन पेंक्रियाज आपका यहाँ पे होता है, लेकिन इसका रिफर्ड पेन पूरे एब्डोमेन में आगे और पीछे दोनों तरफ जाता है। अगर इसको किसी को भी पेंक्रियाटिस होता है तो इसके दर्द का स्थान इस तरह से चेंज रहेगा। यानी पेन लोकेशन आपका यह है, पेंक्रियाटिस का पेन है। और रिफर्ड पेन की बात हम कर रहे हैं, यानी दर्द कहीं और हो और उसका स्थान कहीं और जाए, प्रॉब्लम कोई और हो और दर्द कहीं और हो, जिससे हम रिफर्ड पेन बोलते हैं, जिसको हम रिफर्ड पेन बोलते हैं। रिफर्ड पेन का मतलब होता है रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ इज कोएक्सिस्टेंस। यानी यहाँ पे दर्द कहीं और होगा। जैसे कार्डियक पेन होता है, जब किसी को मान लो कार्डियक पेन होता है, हार्ट के कारण दर्द है, तो दर्द कहाँ जाता है? लेफ्ट साइड यहाँ पे होने के साथ साथ बाएं तरफ के हाथ में जाएगा, कंधे में जाता है, आपका पिक्टोरल मसल्स है, आर्म है, स्टेबनल एरिया जो आती है अपर चेस्ट एरिया में। ये अगर कार्डियक पेन होता है तो उसका रीजन अलग अलग चलता है। यानी इसको हम, चूंकि हार्ट के कारण वो दर्द है और ये एरिया कवर कर रहा है, तो उसको हम कार्डियक पेन के रूप में जानेंगे। अगर किसी को एलिमेंट्री कैनाल के कारण पेन है, राइट या लेफ्ट साइड में है, तो उसका रूट ऑफ द नेक एंड चेस्ट या अपर आर्म वन साइड आपका प्रभावित होगा। यानी उसकी तरफ से हो सकता है उसके गर्दन में दर्द है, या उसके चेस्ट में है, या अपर आर्म में, एक साइड में आपको आना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड की एलिमेंट्री कैनाल प्रभावित है तो लेफ्ट साइड पेन आएगा, और राइट साइड की एलिमेंट्री कैनाल प्रभावित है तो राइट साइड को पेन। इसी प्रकार से मित्रों, अगर किसी को स्टमक एक है, पेट में दर्द होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन या अमेरिकल रीजन में, तो पेट दर्द केवल स्टमक में होता है, लेकिन उसका प्रभाव एपिगैस्ट्रिक रीजन के ऊपर और अमेरिकल रीजन में भी आपका आएगा। लिवर और गॉलब्लैडर का पेन आपका हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जाएगा, राइट साइड में। राइट साइड आपके हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, यहाँ पे राइट साइड में आपके हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के पास आएगा। इसके बाद किसी को पाइलोरस में कोई प्रॉब्लम आती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट का हिस्सा है, पाइलोरस स्पिंचर होता है, पाइलोरस है, यहाँ पे कहीं कुछ होता है तो अम्बिलिकल एरिया के पास इसका पेन आता है।
अगर अपेंडिक्स साइटिस का पेन हो, पेन ऑफ द अपेंडिक्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन द होल बॉडी। मित्रों, अपेंडिक्स का पेन होता है, मान लो आपके पास पेशेंट आता है, तो उसका दर्द कहाँ जाएगा? तो अमेलिकल रीजन में जाएगा। या अपेंडिक्स का पेन हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन या पूरे अमेलिकल एरिया में उसका पेन दिखाई देगा, क्योंकि अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पेन अगर कोलन में है, लार्ज इंटेस्टाइन में है, तो हाइपोगैस्ट्रिक एरिया आएगा। किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में आपको दर्द आएगा, और पीछे लंबर एरिया में आएगा। अगर यूरेटर में प्रॉब्लम है तो जेनेटल एरिया में आपको प्रॉब्लम आएगी, दिखाई पड़ेगा। आइए हम देखते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। इस पिक्चर के माध्यम से हम रिफर्ड पेन को देखने का प्रयास करते हैं। किसका दर्द कहाँ पर जाता है, किसका दर्द कहाँ पर जाता है, और आपको उसके अनुसार डायग्नोसिस करना होगा। अब देखिए, आप देखो यहाँ पे हमारा लीवर और गलब्लैडर है। नीलम खुराना जी, नीलम जी, अभी हम थोड़ी देर में क्वेरी ले लेंगे। नीलम जी, पिछली स्लाइड से है, पिछली स्लाइड में। आप ऐसे ही बोल दीजिए। सर वो आपने हाइपोकॉन्ड्रिया हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, तो आपके 9 रीजन होते हैं एब्डोमिनल के, ठीक है। एब्डोमिनल के आपके 9 रीजन होते हैं। आपके एब्डोमिनल के 9 रीजन होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया। क्या दोबारा आपको बताना पड़ चाहिए? आपको सीखना है? चलो एक बार आपको और बता देता हूँ, एक बार आपको और दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ। इसके बाद फिर हम फिर दोबारा से रेफर्ड पेन को आपको दिखाएंगे। देखिए, 9 रीजन है। आपके एब्डोमेन को 9 भागों में डिवाइड किया जाता है, पेट को सर 9 भाग। हाइपोगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक था। आपका देखिए, राइट साइड आपका हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है ये। हाँ। इधर आपका लेफ्ट साइड हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हो गया, राइट साइड का हो गया। बीच में आपका राइट लंबर रीजन है, इधर लेफ्ट लंबर रीजन होता है। यहाँ पे राइट इलियक रीजन है, राइट साइड में पुले के पास में, और इस तरफ लेफ्ट इलियक रीजन होता है। बीच में एपिगैस्ट्रिक रीजन है, अम्बिलिकल रीजन है, और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है। तो जिसके अनुसार जहां पे प्रॉब्लम जाएगी, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है, या आपके लंबर रीजन में है, या आपके इलियक रीजन में है, इपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन, या हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, दर्द कहाँ है, उसके आधार से हम उसके रिलेटेड ऑर्गन को कवर करते हैं। जैसे यहाँ पे दर्द है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, तो यहाँ पे स्टमक के कारण दर्द हो सकता है, लिवर का भी दर्द आता है, पेंक्रियाज का भी आता है, डिओडिनम, स्प्लीन, एड्रिनल ग्लैंड। तो उतने ऑर्गन को आपको देखना पड़ेगा। आप उनके चाहे करस्पॉन्डेंस पे जाके दबा के देखोगे। किसी को अगर पेट में दर्द है इस एरिया में यहाँ पे, तो आप कहाँ से कैसे करोगे? जनरल अगर आपके हाथों में करना है तो यहाँ पे स्टमक का करस्पॉन्डेंस जहाँ होता है, आप स्टमक करस्पॉन्डेंस दबाइए, लीवर करस्पॉन्डेंस पे दबाइए, फिर पेंक्रियास की करस्पॉन्डेंस पे दबा के देखो, डिओडिनम करस्पॉन्डेंस पे, स्प्लीन करस्पॉन्डेंस पे, और किडनी की ऊपर आप प्रेशर दे करके देखो उसके एड्रिनल ग्लैंड। तो जिस पे दर्द आता है तो वो ऑर्गन आपका इफेक्टेड है। आपके पास तो बिना एमआरआई, बिना अल्ट्रासाउंड, आपके पास यही एक्सरे करने का व्यवस्था है। आपके पास सिर्फ एक होना चाहिए, क्या, एक जिमी हो या प्रोब हो, जिसके जरिए आपको दबाना है। आपने उस एरिया में जाके प्रेशर दिया। किसी को राइट इलियक में प्रॉब्लम है तो वहाँ अपेंडिक्स होता है और सीकम होता है। अब आप ने देखा कि राइट हैंड में आपके राइट साइड में अपेंडिक्स जाता है, यहाँ पे इस एरिया में। आपको यूरिनरी ब्लैडर को देखना है, सिग्मॉइड कॉलन को देखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बारे में जानकारी लेनी है। तो जिस एरिया में दर्द जा रहा हो, उसके आधार से हम उसके करिस्पॉन्डेंस पे जाके ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वहां से जानकारी ले सकते हैं, और उसका स्पेशल इलाज उसके ऑर्गन बेस पे जाकर के भी कर सकते हैं। ये 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आपको किस एरिया में पेन है, राइट साइड हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है कि लेफ्ट साइड में, राइट लंबर रीजन है कि लेफ्ट लंबर रीजन में है,
इपिगास्ट्रिक रीजन है कि हाइपोगास्ट्रिक रीजन है, अम्बिलिकल रीजन है कि राइट इलियक या लेफ्ट इलियक रीजन। ये 9 रीजन ऑफ द बॉडी आपको हमेशा याद होना चाहिए, और उसके आधार से आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप बना सकते हैं। अब हम रिफर्ड पेन में देख रहे थे मित्रों। रिफर्ड पेन का मतलब होता है कि दर्द स्थान कहीं और है, प्रॉब्लम कहीं और की, और दर्द कहीं और जा रहा है। जैसे लीवर और गॉलब्लैडर में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ हमारा लीवर और गॉलब्लैडर है, और उसका रिफर्ड पेन जाता है आपके राइट साइड में, यहाँ होता है लीवर गॉलब्लैडर, उसका रिफर्ड पेन आपके गर्दन में राइट साइड, यहाँ इस एरिया में दर्द बन रहा है, इस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, नेक में, गर्दन में, यहाँ पे, ये आपके लीवर और गॉलब्लैडर के कारण होगा। और इधर आपका लंग्स वाला इधर इस एरिया में आता है, लंग्स का एंड डायफ्राम एरिया। तो आपको अगर राइट साइड में गर्दन में दर्द है, राइट साइड के यहाँ पे सर्वाइकल जोन में पेन है, यहाँ पे राइट साइड में है तो लीवर गॉलब्लैडर का है, और लेफ्ट साइड का है तो लंग्स का और डायफ्राम रीजन की प्रॉब्लम के कारण हुआ है। तो आपको राइट साइड का पेन है तो हम लोग लीवर की मेरिडियन से ठीक करते हैं, लीवर की मेरिडियन से, और लेफ्ट साइड का है तो हम लोग लंग्स की मेरिडियन से उसको ठीक करते हैं। सर्वाइकल पेन में भी ऐसे ही, किसी को राइट साइड ऐसे गर्दन में दर्द हो सर्वाइकल का, तो हम लीवर गॉलब्लैडर के ऊपर जाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और लेफ्ट साइड में सर्वाइकल का पेन है, गर्दन में दर्द है, तो हम कहाँ जाते हैं, लंग्स के पास जाएंगे, और लंग्स और डायफ्राम के ट्रीटमेंट से वो ठीक होगा। तो आप लोग आज के बाद सर्वाइकल पेन के लिए आप ऑर्गन जो सोचेंगे, यानी वहाँ लीवर गॉलब्लैडर की एनर्जी को देखेंगे, और इधर अगर लेफ्ट साइड में है तो लंग्स और डायफ्राम की एनर्जी को आप देखेंगे। इसी प्रकार से अगर किसी को हार्ट में इश्यू होता है तो हार्ट का पेन देखिए आपके लेफ्ट साइड में, ब्रेस्ट से लेकर के लेफ्ट हैंड में और स्मॉल फिंगर तक पूरा एरिया जो कवर कर रहा है, ये हार्ट का है। पीछे की तरफ ये ऊपर में यहाँ पे ये हार्ट का एरिया है, वो उधर जाता और इधर ही दर्द आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हार्ट का इश्यू है। ये हार्ट की प्रॉब्लम के कारण इसका पीछे की तरफ बैक साइड में स्पाइन पे इसका रिफर्ड पेन जाता है। स्टमक पेन का एरिया बड़ा होता है, स्टमक यहाँ पे है, अगर इधर आगे दर्द ना हो और पीछे इस एरिया में दर्द जा रहा है, कहीं ना कहीं स्टमक में कोई की डेफिशिएंसी है, या स्टमक में हीट है, या रिटेंशन ऑफ फूड इन स्टमक हुआ है, जिसके कारण आपको दर्द बन रहा है। यहाँ हार्ट वाला तो हार्ट ब्लड स्टैसिस के कारण हो सकता है, या फिर हार्ट में हार्ट को डेफिशिएंसी के कारण भी दर्द आता है। यहाँ बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऊपर में ये दर्द दर्द बना रहता है, दबाने पे भी दर्द होता है। आप पेशेंट को दवा लेटा के देख सकते हो। और ये देखिए लीवर गॉलब्लैडर का दर्द यहाँ पीछे यहाँ भी आता है, इस एरिया में अक्सर यहाँ मिलता है, पेशेंट कहता है यहाँ दर्द होता है डॉक्टर साहब, और आप कितना भी मशीन चला लो, कितना पॉइंट लगा लो, काम नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप लीवर गॉलब्लैडर के पॉइंट को लगाते हो, टच करते हो, उसका दर्द तुरंत खत्म होता है। तो आपको वर्टिब्रा का ट्रीटमेंट के साथ साथ रिफाइंड पेन में ऑर्गन पर भी आपको ध्यान देना है। वर्टिब्रा के ट्रीटमेंट के साथ साथ रिफाइंड पेन में आपको ऑर्गन पे भी आप सभी को ध्यान देना है। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास पेशेंट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसी को स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है या ओवरी में प्रॉब्लम है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पेन का एरिया यहाँ पे है, ओवरी दोनों तरफ है, ये पेन उसका यहाँ है, अपेंडिक्साइटिस का पेन ये होता है, कोलन में अगर दर्द है तो इस एरिया में रिफर्ड पेन आता है। और किडनी का रिफर्ड पेन का एरिया लंबा होता है, देखिए यहाँ से लेकर के पूरा, चाहे किडनी में स्टोन हो या पैरों तक दर्द जा रहा है, किडनी का पीछे भी देखो, किडनी में इश्यू के कारण ये लंबा एरिया होता है और इतना दर्द होता है। किडनी का एरिया लंबा है ये, किडनी के इश्यू के कारण दर्द आपके पूरे पेट तक जाता है, इधर आपके जांघों तक जाता है, इस एरिया में इतना आता है। और अगर यूरेटर की प्रॉब्लम हो तो ये हमारा जेनेटल एरिया आता है यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर के लिए आगे और पीछे ही होता है इतना एरिया, ये और ये एरिया यूरिनरी ब्लैडर में अगर प्रॉब्लम आती है तब होता है। अब आपके पास पेशेंट आता है, यहाँ इस एरिया में पैर में दर्द बताता है, नीचे की तरफ ये हिस्से में दर्द है, यहाँ पे इस एरिया में दर्द है, यहाँ पे या यहाँ पे दर्द बताता है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर का एरिया हो, कॉसिक्स के पास भी यूरिनरी ब्लैडर का एरिया आता है, तो यहाँ का दर्द भी हम यूवी से ही ठीक करते हैं। और किडनी का एरिया सबसे लंबा होता है, ये पूरा एरिया किडनी का है, इतने हिस्से में अगर दर्द है, इतने हिस्से में अगर दर्द है तो ये किडनी के आगे और पीछे से किडनी के एरिया को कवर करेगा।
इसमें अगर इस किडनी के एरिया में ही ओवरी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है, यूरेटर है और कई सारे ऑर्गन इसी किडनी के एरिया में है, तो हमें किडनी का एरिया जब भी देखना है ट्रीटमेंट करते समय, यह ध्यान देना है कि इसमें और किसी ऑर्गन दर्द पर्टिकुलर एक स्थान पे तो नहीं है, या पूरे ऑर्गन को इधर इतना पूरा कवर कर रहा है, तो हम किडनी को जज करके ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें दर्द में किडनी या किडनी आयरन डेफिशिएंसी या किडनी के कारण उसके करिस्पांडेंस से भी चेक कर सकते हैं और करिस्पांडेंस से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे एक राजमा सीड लगा के आप इतने एरिया के दर्द को कवर कर सकते हैं किडनी के करिस्पांडेंस पे जाकर। ये दर्द कैसे कहा गया, लुक लंदन टॉक टोक्यो, कहीं पर निगाहें कहीं पर इशारा, समस्याएं कहीं और हैं और रिफर्ड पेन कहीं और जा रहा है, जिसके आधार से हम जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं पेन मैनेजमेंट में, तो हम उस दर्द के स्थान के आधार से अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं और फिर अपने पेशेंट को हम ठीक करते हैं। इसके अलावा जो है हम आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा और आपको देखिए, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया रेफरल ऑफ द पेन, एंजाइना पेन का देखो एरिया है। किसी को एंजाइना पेन होता है तो देखो ये लेफ्ट साइड तो दर्द होता ही होता है, साथ में राइट साइड में भी ब्रेस्ट से लेकर ऊपर तक ऐसे दर्द जाता है, ये एंजाइना पेन का है। एंजाइना पेन जब होता है, ये इसका स्थान यहाँ पे होता है मेन, लेकिन ये इसका रिफर्ड पेन हाथों में आ रहा है, ऊपर तक जा रहा है, कान तक जा रहा है, ये नैरो तक जा रहा है और इस एरिया में भी है। इसका रिफर्ड पेन जो है लेफ्ट साइड राइट साइड में भी आ रहा है और इस कान तक जा रहा है, ये एंजाइना पेन है। अनबेरेबल पेन होता है, असहनीय दर्द होता है और जिसका जो स्थान होता है इस प्रकार से बटा हुआ है, इतने दूर तक जा रहा है, ये एंजाइना पेन को हम आप लोग देखेंगे हमारे स्मॉल फिंगर पे जाके खत्म होता है। अनबेरेबल होता है, बहुत असहनीय होता है एंजाइना पेन। अब देखो एंजाइना पेन जब हुआ तो ये हिस्सा नीचे से ही दर्द जा रहा है, ये नीचे से दर्द जा रहा है, ऐसे नीचे से आ रहा है कान तक जा रहा है एंजाइना पेन, कंधे पे ऊपर नहीं जाता है। लेकिन अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, अगर किसी को एंजाइना पेक्टोरिस हुआ कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज आर्टरी के कारण, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता गया और एक देखिए आर्टरी यहाँ ब्लॉक हो गई, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, आर्टरी ब्लॉक हो गई, जिसके कारण जब आपका रिफर्ड पेन एंजाइना पेक्टोरिस आता है, पूरा कंधा कवर कर लेता है, कान पूरा और वंस का रिफर्ड पेन एंजाइना पेक्टोरिस ऊपर तक पहुंच गया और एकदम से परेशान कर दिया पेशेंट को। यहाँ पे ऐसा दर्द होता है पेशेंट को एकदम पसीने आ जाते हैं, शरीर में ठंडा पसीना आ जाता है, अनबेरेबल पेन। जिसको भी एक बार एंजाइना पेन होता है सपने में भी याद करता है कि अपने दुश्मन को भी ऐसा दर्द ना हो। इस प्रकार के दर्द से ग्रसित व्यक्ति बहुत अधिक परेशान हो जाता है, एकदम से उसको ऐसा लगता है कि उसका जीवन अभी समाप्त हो जाएगा। एक अनबेरेबल पेन होता है, असहनीय दर्द होता है इसमें, ये एंजाइना पेक्टोरिस का पेन है। इसके बाद देखिए पीछे का एरिया है, ये ऊपर से लेकर के ये गर्दन तक, ये हार्ट का ये हिस्सा कवर कर रहा है एंजाइना पेक्टोरिस का पेन। हार्ट का एंजाइना पेक्टोरिस का पेन जब आगे और पीछे दोनों तरफ इस तरह कवर कर रहा है, ये भी एंजाइना पेक्टोरिस का पेन है। हम पहले फ्रंट साइड देखते हैं, फिर बैक साइड में जाकर चेक करते हैं कि कितना एरिया कवर कर रहा है। ये देखिए हाफ साइड ऑफ द, केवल हाफ साइड लिया है, एकदम राइट, केवल लेफ्ट साइड में हाफ साइड है, राइट में बिल्कुल कुछ नहीं। तो ये हिस्सा ऐसे यहाँ से लेकर के ऐसे कवर करेगा हाफ ऑफ द राइट, हाफ लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी। कोलेसिस्टाइटिस हुआ है, ये गॉलब्लैडर स्टोन हो जाता है और गॉलब्लैडर स्टोन होने के बाद वहां इन्फ्लामेशन हो गया, बहुत दिनों तक स्टोन पड़ा रह गया, जिसको हम कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रिफर्ड पेन होता है, मैंने बताया था कि जो स्टोन सीबीडी वो आपका सिस्टिक डक्ट में है, तो उसका पेन का एरिया थोड़ा कम होता है।
और जब स्टोन सीवीडी में फंसा होता है, कॉमन बाइल डक्ट को ब्लॉक कर दिया है, वहां पर जाकर फंस गया है स्टोन, तो उसका दर्द का एरिया बढ़ जाता है। ऐसे में अनबेरेबल पेन होता है और डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन के लिए जाना ही जाना पड़ता है। तो आप सभी लोग थेरेपिस्ट हैं और भविष्य में आप लोग रिफर्ड पेन के एरिया से इस एरिया को देख करके डायग्नोसिस कर सकेंगे और अपने पेशेंट को आप ट्रीटमेंट देंगे। जो हमने अभी पेन मैनेजमेंट की कार्यशाला बताई है, उसमें हमने सारे पेन का ट्रीटमेंट सिखाया है। हम यहाँ लोकेशन आपको दिखा रहे हैं। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन का देखो एरिया कहाँ से कहाँ तक आता है। आगे हम देखेंगे और पीछे देखेंगे। ये हमारी किडनी होती है, सेम के बीज के आकार के। देखो ये राजमा का ऐसे। तो ये किडनी है, T12 से लेकर के L3 तक है, 12 L1 L2 L3। तो ये आपका किडनी का एरिया है। और इसका देखिए फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी में आगे की तरफ देखिए, ये हिस्से में रिफर्ड पेन आ रहा है, इंग्वाइनल एरिया तक होता हुआ ऐसे। और इधर ये, तो आपके पास पेशेंट अगर आता है इस तरह से, रिफर्ड पेन आगे और पीछे दोनों तरफ है, चाहे लेफ्ट साइड हो तो लेफ्ट किडनी इफेक्टेड है, राइट साइड हो तो राइट किडनी इफेक्टेड है। दर्द किस ओर है आपको ये देखना है, दर्द किस तरफ है, और उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट बनाना है। अगर राइट साइड किडनी में स्टोन है तो राइट साइड ही पेन आएगा, अगर लेफ्ट साइड में किडनी स्टोन है तो लेफ्ट साइड ही आपका पेन आएगा। और उसके आधार से हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। किडनी स्टोन, जिसको हम रीनल पैल्विक में भी, गिव्स राइज टू पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। किडनी स्टोन का दर्द जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन तक भी जा सकता है। When this stone slips into the ureter, जब वो स्टोन कहाँ चला जाए, यूरेटर में। देखो ये किडनी में स्टोन है यहाँ पे। और प्रेजेंट्स क्या होता है, वेरियस ग्रेटली डिपेंडिंग इन अपोजिट साइड ऑफ द स्टोन। देखो यहाँ पे स्टोन इन अपर थर्ड, पेन इन द, कहाँ पेन है आपका, टेस्टिस के पास। देखो यहाँ ये आपका ये नीचे आ गया स्टोन, ये अपर थर्ड में है, ये अपर थर्ड एरिया में है यहाँ पे। तो इसमें टेस्टिस में पेन जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे कैप्सूल्स, इसमें से वोमेन होता है, ये पिरामिड जो होता है वहां से निकला कैलिक्स। अब आपके कैलिक्स से निकल करके पहले मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स होता है, ये आपके मेजर कैलिक्स में है, जिससे मिडिल थर्ड बोलते हैं, इलियक रीजन में पेन जाता है। और अगर अंदर में है तो आपका थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द थाई रीजन में पेन जाएगा। ये कैलिक्स के पास स्टोन फंसा हुआ है, यहाँ भी स्टोन है, यहाँ भी स्टोन है, ये स्टोन है और इधर है। इधर अगर बीच में होता तो ये पिरामिड का एरिया आता। ये यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा में आके फंस रहा है, यूरिथ्रा में। इधर यहाँ पिरामिड होता है, इधर इसको बोलते हैं, अंदर में ये आपका माइनर कैलिक्स है। और दो माइनर कैलिक्स को मिला के एक मेजर कैलिक्स बनता है, इधर आपका मेजर कैलिक्स है। तो जहां पे स्टोन फंसा होगा, किडनी स्टोन जहां फंसता है उसके आधार से अलग अलग स्थान पे पेन आता है। जिस स्थान पे किडनी स्टोन होता है उसके आधार से पेशेंट को दर्द आता है, और हम उस दर्द के आधार से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। ठीक है, जहां पे भी स्टोन होगा उसके आधार से हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। सारे मित्रों, आइए हम आगे देखते हैं। पेप्टिक अल्सर, ये पेप्टिक अल्सर जो है प्रोजेक्शन दिया गया है। स्टमक अल्सर, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, और एडिनाइटिस, जब अपेंडिक्साइटिस, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होता है। तो इन सब को हम कैसे अलग करें, इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम कैसे बनाएं, कि किसी को जो है एपिगास्ट्रिक अल्सर है, या किसी को पेप्टिक अल्सर का जो है प्रॉब्लम है, या किसी को अपेंडिक्स में कैंसर हो रहा है, स्टमक में कैंसर हो रहा है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है, या लार्ज इंटेस्टाइन में किसी को ऑब्स्ट्रक्शन है, या अपेंडिक्साइटिस, किसी को अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हुई, इन्फ्लामेशन होता है, अपेंडिक्साइटिस है। तो
अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम कैसे बनाएं, इसका हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे बनाएं। तो जब भी किसी को पेप्टिक अल्सर होगा तो एपिगैस्ट्रियम में आपको पेन आएगा। इनसाइड ऑफ द जो आपका स्पेक्टर एरिया है, जो स्कैपुलर रीजन है, वहां पे जाके आपका दर्द होता है। ठीक है। डल पेन रहता है, पेन की जो टाइप ऑफ द पेन होता है डल होता है, स्लोली स्लोली पेन होता है। करीब किसी को एपिगैस्ट्रिक एरिया में धीरे धीरे दर्द रहता, महीनों से दर्द है, कहते हैं पेट में धीरे धीरे दर्द होता है, पता नहीं चलता है क्या दर्द है। डॉक्टर के यहाँ से दवा लाए, ठीक हो गया, फिर लाए। तो ये दर्द अगर आपको एपिगैस्ट्रिक एरिया में है या स्कैपुलर रीजन तक दर्द जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एपिगैस्ट्रिक रीजन से शुरू है। तो ये पेप्टिक अल्सर का पेन हो सकता है। और जब इसमें जो है दर्द का एसोसिएट सिम्टम्स क्या आते हैं, क्रोनिक डिप्सिया हो या आपके इसका कोई मतलब नहीं है, हार्ट बर्निंग होने लगता है रेगुलर। देखिए यहाँ पे जब बहुत दिनों से दर्द रह जाता है तो बर्निंग सेंसेशन आता है, जलन होने लगती है। तो पेप्टिक अल्सर का पेन जो है डल पेन होगा, गैस्ट्रिक रीजन में होगा और स्कैपुला तक जाता है। और ये आपका पेप्टिक में अल्सर में ही आपका एपिगैस्ट्रियम में ही ये भी होता है, और राइट लेफ्ट शोल्डर तक जा रहा है, होल एब्डोमेन में पेन था और ये लेफ्ट शोल्डर तक जा रहा है। कभी कभी तेज शार्प पेन होगा, हो सकता है उल्टी हो और पूरे पेट में दर्द फैल जाए। स्टमक अल्सर का पेन भी एपिगैस्ट्रियम एपिगैस्ट्रियम में होता है, स्लो पेन होता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। लाइट पेन होगा, सालों साल से दर्द बना रहता है, सालों साल। तो मॉडरेट या सीवियर और 1 साल से या महीनों से दर्द है ये, जिसमें आपको उल्टी, नोजिया, वोमिटिंग एंड आपको वेट लॉस होना, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं स्टमक में अल्सर का कारण जो पेन होगा। अगर किसी को अमेरिकल रीजन के पास दर्द है तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो, लोकलाइज पेन होता है ये। पीरियडिक आपके पीरियड के समय हो सकता है सीवियर हो। और कभी कभी ये कई घंटों तक होता है, कभी कभी कई दिनों तक होता है, और इस दर्द के दौरान हो सकता है उल्टी हो, डिहाइड्रेशन हो सकता है इसमें। और ये दर्द आपके नाभि के चारों आसपास होगा, नाभि के चारों तरफ आपका ये दर्द होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन का पेन होता है हाइपोगैस्ट्रियम में होता है। तो हाइपोगैस्ट्रियम में होने का कारण होता है कि लेटरल फ्लैंक आपकी जाएंगे, मॉडरेट या सीवियर पेन यहाँ पर हो सकता है। और ये दर्द भी एक दिन लेता है या कई दिनों तक ले सकता है, 1 से या कई दिन तक ले सकता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन का पेन, जिसमें उल्टी होना, बुखार आना, ये सब चीजें आम बात होती है। इसी प्रकार जो अपेंडिक्साइटिस का पेन होता है, वो आपका राइट साइड में अपेंडिक्स होता है, तो राइट साइड में और अम्बिलिकल रीजन के पास, इलियक रीजन से लेकर अम्बिलिकल रीजन के पास तक दर्द होता है। हो सकता है इंस्टेंट सीवियर पेन हो, या आपको कुछ घंटों के लिए दर्द आए और फिर मिट जाता है अपेंडिक्साइटिस का। मित्रों, अपेंडिक्साइटिस का दर्द बहुत अनबेरेबल पेन होता है, एकदम पेशेंट ऐसे लेट जाता है, पेट को, पैरों को पेट में करके एकदम से लेट जाता है, पड़ता है, चिल्लाता है। मैंने इसके दर्द को देखा है। एक बार हम लोग, जो मैं एक्यूप्रेशर में जुड़ा, एक बार मैं वहां इलाहाबाद संस्थान से हम लोगों ने रेजिडेंशियल की ट्रेनिंग की थी। रेजिडेंशियल की ट्रेनिंग करके हम आ रहे थे, 2006 या 7 की घटना है। और रास्ते में जो है ट्रेन पे, वहां पे एक बाबूजी अपनी बेटी के साथ अयोध्या आ रहे थे। मैं ट्रेन में ऊपर के बर्थ में लेटा हुआ था और नीचे वो लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद उसमें उनको दर्द शुरू हो गया, यही अपेंडिक्साइटिस का पेन था। बहुत अधिक दर्द होने लगा, सब लोग पूरे डिब्बे में पूरा भीड़ लगा लिए। मैं भी ऊपर से नीचे उतर के आया। कुछ देर देखने के बाद मैंने पूछा, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कुछ करूं। उन्होंने कहा, आप क्या कर सकते हैं। मैंने कहा, मैं एक्यूप्रेशर चिकित्सक हूं और एक्यूप्रेशर संस्थान प्रयागराज मैंने पढ़ा है और मैं वहीं से आ रहा हूँ। कुछ उन लोगों को भरोसा मुझ पे हुआ और उन्होंने कहा, ठीक है आप करिए। साथियों, जैसे ही मैंने उनको देखा, उन्होंने कहा कि इनको अपेंडिक्स में प्रॉब्लम है, बताया था मुझे।
और लेकिन ये दवा तो लेकर आई थी, लेकिन मैं यहाँ रास्ते में लाना दवा भूल गया। आते समय खाई थी, लेकिन इनको दर्द है। तो हमने इनको अपेंडिक्स के करिस्पॉन्डेंस पे, देखिए आपका अपेंडिक्स करिस्पॉन्डेंस दाहिने हाथ में आपका यहाँ जाता है जहाँ उंगली दब रही है, और बाएं हाथ में स्मॉल फिंगर की ओर इधर आता है। हमने दोनों तरफ अपने दोनों हाथ से दोनों हाथों में पकड़ा। जैसे मैंने थोड़ा सा दबाव दिया, उन्होंने, बच्ची ने हाथ झटक के छुड़ा दिया, चिल्लाने लगी मुझे बहुत दर्द। वहां उस करिस्पॉन्डेंस से अनबेरेबल पेन था, इतना पेट में दर्द, उससे ज्यादा दर्द यहाँ। हमने कहा 1 मिनट के लिए आप ये दर्द सहो। उनके गार्जियंस के को बोला कि जरा इनका हाथ दीजिए, अभी इनको आराम मिल जाएगा। फिर मैंने कस के दबाया, थोड़ा उन्होंने खींचा, लेकिन मैं छोड़ा नहीं और दबाता रहा। 1 से 2 मिनट नहीं लगा होगा दबाए हुए, वो उसको आराम मिलने लगा, उस बच्ची को जो एकदम दर्द से तड़प रही थी, पैरों को पेट में अंदर करके और सीट के नीचे लेट करके तड़प रही थी। उसको आराम होने लगा, धीरे से उठ के बैठ गई, और इसके बाद उठ करके सीट पे बैठ गई। और फिर हम लोगों ने उनको दबाया। वो लोग बाद में एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण भी उन्होंने लिया। ऑपरेशन इलाहाबाद से जाके उन्होंने कहा करवाना है, लेकिन पता नहीं वो करवाए कि नहीं, लेकिन चूंकि ट्रीटमेंट हो जाके संस्थान में उन्होंने लिया। ये घटना मुझे अभी भी याद है कि वहां उनको अपेंडिक्साइटिस का पेन था, और हाँ, इस तरह केवल करेस्पॉन्डेंस पे दबाने मात्र से उनको आराम मिला था। और वो अयोध्या आए, दर्शन के, नहा के, फिर वो लौट के जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना थी मेरे लिए जीवन में। इसके बाद तो कई सारे पेशेंट ठीक हुए, लेकिन वो मेरा शुरुआत था। कहा गया है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और इसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके जुड़ता चला गया, और अभी भी लगातार आप लोगों के साथ मैं मानवता के कल्याण के लिए जुड़ा हुआ हूँ। हमारे सर, हमारे गुरुजनों का जो संदेशा है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, और ईच वन ट्रीट वन, वो नारा आप सबके साथ कि आप सब लोग भी कम से कम एक लोगों को हमारे इस थेरेपी के बारे में बताएं, हमारी इस विधा के बारे में बताएं। कम से कम एक व्यक्ति को आप इसके बारे में सिखाएं। और जैसे जैसे आप इस विधा को आगे बढ़ाते जाएंगे, निश्चित रूप से आपको मानवता के कल्याण के लिए जो बल मिलता जाएगा, वो अत्यंत सुखदायी होगा। अभी हम लोग अपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कई रूपों में चला रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इस जो क्लासेस हम लोग चला रहे हैं, इसमें हमारा बेसिक टू एडवांस, ये पेन मैनेजमेंट की कार्यशाला समाप्त हो गई है, और समाप्त होने के बाद आज ओपन सेशन आप सबके लिए भी रखा गया था। अब हमारा टीसीएम का बेसिक क्लास शुरू होगा। अब हमारा ये नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो 6 महीने तक हम लोग पढ़ाते हैं, जिसमें हमारी टीसीएम बेसिक, टीसीएम एडवांस का, आयुर्वेदिक बेसिक, आयुर्वेद एडवांस, हाउ टू डायग्नोज, टंग डायग्नोसिस, पल्स डायग्नोसिस, गृह चिकित्सा, पेन मैनेजमेंट, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, करीब 10 क्लास होती हैं, जो आपके लगभग 4 सेमेस्टर तक की पढ़ाई, 4 सेमेस्टर तक की पढ़ाई हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। और वो 6 महीने में हम आप लोगों के साथ करते हैं। यहाँ पे हम आपको थेरेपिस्ट बनाना चाहते हैं। हमारा मकसद होता है कि आप लोग एक अच्छे से थेरेपिस्ट बने, और मानवता के कल्याण के लिए आप लोग जुड़े। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो आप कर रहे हो, क्यों हो रहा है, क्यों लगा रहे हो, इसकी सारी जानकारी हम आपको देते हैं। तो आप लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि मेरी लिंक को आप लोग ज्यादा लोगों तक बताएं, भेजें। ये से देखिए, लीवर का पेन होता है, या किसी को एक्यूट पेरिकाइमल डिजीज है, लीवर में प्रॉब्लम है, तो राइट साइड हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में पेन आता है, अपर एब्डोमेन में पेन आएगा। ये देखिए नीचे पे आपका, कहीं पर आपका स्प्लिनोमेगाली का देखो दिखाया गया है। किसी को स्प्लिनोमेगाली हो गया हो, जॉन्डिस हो, या इनलार्ज लीवर हो, तो ऐसे ही आर्गन बढ़ता है। स्प्लिनोमेगाली तो बढ़ना शुरू होता है तो यहाँ तक आ जाता है। लीवर भी जब बढ़ना होता है, पेट अगर किसी का निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो हेपेटोमेगाली है या स्प्लिनोमेगाली है। एक्सेस पेट बाहर आना लीवर की अभिवृद्धि ही होती है ज्यादातर। गॉलब्लैडर में कोलेसिस्टाइटिस होती है, या कोलिनाइटिस होती है, यानी गॉलब्लैडर में स्टोन होता है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन आएगा। यह पेन राइट स्कैपुला तक जाता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। अभी हम लोगों ने गॉलब्लैडर स्टोन का देखा था, रिपर्ट पेन कहाँ कहाँ जा रहा था। सर कुछ पूछूं?
इसी प्रकार से अगर किसी को एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है या हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में पेन है, वो पेंक्रियाटिस के कारण, पेंक्रियाटिस का भी हम लोगों ने अभी देखा था, यहाँ पे सारांश के रूप में है। किडनी का भी अभी हमने देखा था, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाए या किडनी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो किडनी का पेन जो है आगे और पीछे अपने एब्डोमिनल एरिया में, आपका ये पूरा एब्डोमिनल एरिया और पैल्विक एरिया कवर करता है। इधर भी पीछे भी ये हिस्सा आपका ये बगल तक ये हिस्से में दर्द आता है इस एरिया में, और पूरा ये कवर करके ये हिस्से में दर्द है। तो कहीं ना कहीं किडनी के कारण ये दर्द आता है, किडनी के कारण। एक लोग मेरे पास आए थे, बोले मुझे ये कमर से यहाँ दर्द है। तो हमने उनसे पूछा क्या इधर भी कुछ दर्द है? कहे हाँ यहाँ होता है इधर, लेकिन कम होता है, लेकिन इस साइड में ये पूरा पूरा ये पूरी कमर में होता है और दोनों बगल दोनों चक्के में होता है। डॉक्टर उनका यहाँ कूल्हे की दवा कर रहे थे, बहुत दिनों से के बात कर रहे थे और बहुत सारा इलाज चल रहा था। मैंने उनको जब देखा तो मुझे लगा कहीं किडनी स्टोन ना हो। मैंने कहा एक अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हो? उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन दर्द तो मेरा यहाँ है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप अल्ट्रासाउंड करवा के आइए। और जब अल्ट्रासाउंड करवा के आते हैं तो उनको जो है किडनी स्टोन निकलता है, और एक नहीं कई सारे मल्टीपल स्टोन थे। कहा उन्होंने कहा कि अब तक तो उन्होंने एमआरआई करवाया था, कूल्हे के लिए एक्सरे करवाया था, लेकिन वहां उनको कुछ पता नहीं चला था। और लंबर रीजन का जो पेन जा रहा था उनका, और इसमें जो पेरोइन एरिया में भी पेन आ रहा था, इधर भी और इधर भी, बगल से भी दर्द जा रहा था। जब स्टोन के पॉइंट लगने शुरू हुए तो सारे दर्द खत्म हो। तो किडनी स्टोन का दर्द जब शुरू होता था तो 1 मिनट तक रह सकता है, या कई मिनट तक या घंटों घंटों रह सकता है। अनबेरेबल पेन होता है। या गॉलब्लैडर स्टोन का भी इसी प्रकार से कॉलिक पेन होता है। पेरिटोनाइटिस का पेन डिफ्यूज एकदम से होता है, पूरे पेट में वो पूरा हो जाता है, सडन होता है, अचानक होता है। तो ये जितने भी दर्द हैं, इन सब का जो है दर्द की दवा, कहते हैं ना, दर्द की दवा के लिए हम लोगों ने पेन मैनेजमेंट की भी कार्यशाला पढ़ी हुई थी। उसमें हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू टीसीएम भी हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको बताया था। अब अगर हम आगे कुछ इसमें और भी देखना चाहें तो जैसे कुछ और भी दर्द होता है, कुछ और भी दर्द होता है, उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे किसी ने हाथ उठाया है, रितु जी क्या कहना चाह रही हैं? सर इसमें एक पॉइंट था, अभी आपने जो स्लाइड कराई थी उससे 2 स्लाइड पहले, जिसमें कि पीरियड टाइम में सीवियर पेन और फिर वॉमिट भी हो जाती है, उसमें था। बिल्कुल जी। तो सर उसमें क्या करना होगा? सर मेरी बेटी को प्रॉब्लम रहती है ये। मैंने आपको ट्रीटमेंट पढ़ा दिया है, कल या ठीक परसों है। ही मैंने पढ़ाया था ठीक है आपको। सर। आप रिकॉर्डिंग देखिए, कल मैंने पढ़ाया था, ठीक है? ठीक है सर। कल या परसों ही मैंने ट्रीटमेंट पढ़ाया था आपको, कल ही पढ़ाया था शायद। ओके आप सर। जाके कल देखिए। पीरियड के दौरान दर्द है, पीरियड से पहले दर्द आता है तो लीवर कोई स्टैग्नेशन के कारण आता है। पीरियड के दौरान दर्द है, क्लॉट आ रहा है तो लीवर ब्लड स्टाइसिस होगा। और पीरियड के बाद दर्द आता है तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के कारण होगा। तो आप डायग्नोसिस देख करके उसमें से आप जाके करेंगे। अभी मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, तो उसके आधार से आप कर सकते हो, है ना? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। जी। मीनाक्षी जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था सर, स्प्लीनोमेगाली का जो पेन होगा सर वो किस साइड होगा? स्प्लिनोमेगाली का पेन आपका बॉडी में, स्प्लिन एरिया आपका लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी होता है, लेफ्ट साइड पेन आएगा। पीछे भी आता है, और इसका भी जो है ये पसलियों से होता कंधे तक जाता है, लेकिन खास तौर से ये। कंधे तक जाना जरूरी है कि सिर्फ नहीं वहीं पर नहीं, कोई पत्तियों जरूरी के नहीं नीचे है, ही रह कोई सकता है? जरूरी नहीं है। लेफ्ट साइड में भी पेन आएगा और पेट तक जाता है, ठीक है? सर ये मतलब सभी छूते ही पेन है तो उसको स्प्लीनोमेगाली मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं बिना अल्ट्रासाउंड के, ओके। ठीक है? ऐसे एक ही कारण से वहां दर्द नहीं हो सकता है, केवल स्प्लिनोमेगाली के कारण ही है, ठीक है जी। तो धन्यवाद मित्रों, आज आप लोगों ने मेरे साथ जुड़ करके क्लास लिया। अब आगे जो है, आइए आगे बढ़ते हैं। सर एक और क्वेश्चन है सर, ये जो पेप्टिक अल्सर है, इलियक अल्सर, सर इनमें अल्सर का पेन जो है सर, ये जैसे उसमें पेप्टिक में लिखा था आपने सर माइल्ड होता है उसका पेन, और सर सीवियर है, मतलब वो पेन का एरिया
किस तरीके से डिसाइड होगा? वो कभी कभी पेशेंट को होता है कि पूरे में हो रहा है। पेट, शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी थी ध्यान से, शायद आपने मीनाक्षी जी सर वो मेरी बात, खाने के पहले, खाने के पहले। आपने मेरी बात नहीं सुनी थी मीनाक्षी जी लगता है। ठीक है, खाने के पहले दर्द होता है तो वो केवल डिओडिनल अल्सर का। ड्यूडनम। पेप्टिक अल्सर का दर्द जो है कम से कम खाने से 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर का दर्द खाते ही शुरू हो जाता हाँ है। ठीक। तो आपको दर्द के अनुसार देखो, दर्द के अनुसार तब आप डिफरेंशियल कर पाओगे कि वो दर्द कब हो रहा है। ठीक है, माइक ऑफ जी कर लें आप। ठीक है सर। सर सर अगर स्प्लेनोमेगाली का दर्द हो तो वो आर्थराइटिस जो आप 6 प्रकार की बताए तो उसमें हीट से के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा? ह्यूमिड हीट इन स्प्लेन का प्रोटोकॉल लगता है इसमें, या स्प्लेन यांग डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल, समझ में आया? जी अच्छा। हाँ, डैम्प हीट अटैक ऑन स्प्लेन या आपका स्प्लेन यांग डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू टर्म डायग्नोसिस करके आप प्रोटोकॉल लगाएंगे। ठीक ठीक है। सर फैटी लीवर के लिए क्या होता है? फैटी लीवर में आपको कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं। फैटी लीवर में एक प्रोटोकॉल नहीं होता है। ठीक है, लीवर ब्लड स्टैग्नेशन स्टाइसिस या फिर स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी, फैटी लीवर होने के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो अगर कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में तो मतलब लीवर में थोड़ा बहुत तकलीफ तो है ना? हाँ, कोलेस्ट्रॉल है तो तकलीफ लीवर के कारण भी हो सकता है, या आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण भी होगा। तो आपको अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में है तो उसके कारण को आपको डायग्नोज करना ही पड़ेगा कि किसके कारण है, उसका एक कारण है या कई कारण है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। आगे हम नेक पेन की तरफ चल रहे हैं, गर्दन में दर्द। अगर किसी पेशेंट को नेक पेन हो, गर्दन में दर्द हो, तब क्या होता है, कैसे होता है? हमने इस नेक पेन के बारे में पढ़ा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पढ़ा, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पढ़ा। अब उसका दर्द का हम एरिया देखते हैं और इसके क्या कारण हो सकते हैं। ये आपने देखा गर्दन का दर्द इस एरिया में है। आपके जो सर्वाइकल जोन होता है ये गर्दन का एरिया है, यहाँ पे C1 से लेकर C7 तक, यहाँ पे इस एरिया में दर्द है, इसको हम नेक बोलते हैं। और ये गर्दन का दर्द आपके हो सकता है लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो। राइट साइड सर्वाइकल वर्टिब्रा के पास हो या लेफ्ट साइड में। तो देखिए हाथ से टच किया गया है, जितना हाथ आपका पहुंच रहा है इतने एरिया तक ही दर्द ज्यादातर होता है नेक पे। जैसे आपका हाथ पहुंच रहा है, ये आपका मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, ये एरिया ज्यादातर इफेक्टेड होता है, या फिर यहाँ पर इफेक्टेड है। तो इधर आपका भी मैंने बात किया था कि राइट साइड का है तो लीवर गॉलब्लैडर के कारण, और लेफ्ट साइड का है तो लंग्स के कारण है, और किसके कारण है? और ऑर्गन था आपका डायफ्राम, यानी स्प्लीन भी वहां पे इन्वॉल्व होता है। अब देखो यहाँ पे सर्वाइव जो नेक पेन होता है C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, जो हमारी वर्टिब्रा है, इन वर्टिब्रा में इफेक्ट होने के कारण होगा। अगर हमारी C1 वर्टिब्रा, C2 वर्टिब्रा, C3 C4 C5 C6 या C7 में कहीं भी बल्ज डिस्क हो, स्लिप डिस्क हो कि हार्नेटेड डिस्क हो, तो इस वर्टिब्रा में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके कारण ही हमको सर्वाइकल पेन होता है। इनके और इससे निकलने वाले जो नर्व रूट है, अगर ये कभी दबने लगे, देखिए ये सारी जो वर्टिब्रा है ये सब नॉर्मल है, बीच में डिस्क है, अच्छे से सब नॉर्मल है। लेकिन अगर कभी इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए या ऑस्टियोपोरोसिस हो, या इसमें हार्निएशन हो जाए या बल्ज हो जाए, तो यहाँ से जो निकलने वाली ये नर्व है ये कंप्रेस होने लगती है, तो जिसके कारण आपको दर्द आता है, और ये दर्द आपके गर्दन में जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये डिस्क है, यहाँ न्यूरल प्रोलैप्स हुआ है। देखो ये डिस्क है आपके सामने, इस डिस्क में काट के दिखाया गया है कि इस डिस्क में न्यूरल प्रोलैप्स होने के कारण ये बल्ज हो गई है। बल्ज होने के कारण जो ये देखिए इस तरह से नर्व जा रही थी, ऐसे जाती, इस नर्व को दबाने लगी। अब यहाँ ये नर्व कंप्रेस हो रही है,
तो इसके कारण यहाँ कमर में तो दर्द जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में नर्व जहां जा रही, जिस रास्ते से नर्व जिधर जा रही है वहां पे भी दर्द होगा। ये हमारी बोन है और बोन के ऊपर ये डिस्क लगी होती है। डिस्क में ये न्यूरल प्रोलैप्स हुआ, बल्ज हो गई है थोड़ा सा, और ये उधर बल्ज होकर के कहाँ आके नर्व रूप पे दबाने लगी। येलो कलर से जो नर्व है येलो कलर में है और उसको ये दबा रही है। जैसे जैसे इस पे दबाएगी इसका पेन आगे भविष्य में बढ़ता ही जाता है। अब हम देखते हैं क्या क्या सिम्टम आते हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं। जब किसी को सर्वाइकल पेन होता है, मसल्स में पेन आएगा, आपके गर्दन घुमाते हैं इधर उधर करते हैं तभी आपको दर्द आएगा, राइट। हमने बताया था आपको यस बोन पेन, ऐसे ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे करने में दर्द है, इसको हम लोग यस बोन पेन बोलते हैं। और आप दाहिने और बाएं घुमाते हो दर्द आता है, इसको हम लोग नो बोन पेन बोलते हैं। यस बोन पेन और नो बोन पेन, और हमने इन सब का ट्रीटमेंट भी आपको पढ़ाया था। लिखा गया है कि अगर आप ज्यादा देर तक ड्राइविंग करते हो, कंप्यूटर पे बैठ के बहुत देर तक काम करते हो, या कोई ऐसा काम करते हो जिसमें बहुत ज्यादा झुक के रखना पड़ता है, गर्दन झुका के रखते हो, तो या आप बहुत ऊंचा तकिया यूज करते हो, पिलो यूज करते हो, जिससे आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रभावित होती हैं, तो कभी ना कहीं इसके कारण जो मसल्स में कहीं स्पाज्म आ गया या टाइटनेस हो गया, या वहाँ लिगामेंट या टेंडन में प्रॉब्लम आती है, कि वहाँ गर्दन में मूवमेंट में ट्रबल होने लगता है, या आपको सर दर्द होने लगता है, तो ये सारे सर्वाइकल पेन के लक्षण होते हैं। और इसके कारण बहुत सारे हैं। देखिए काजेस क्या दिया गया है, पोस्चर, आपका बॉडी पोस्चर, आपका कैसे बैठने का तरीका है, गलत पोस्चर यूज कर रहे हैं तो भी नेक पेन होता है। अर्थराइटिस के कारण भी होता है, अगर आपको अर्थराइटिस है तो भी आपको नेक पेन होगा। रिपीटेड आपको मोशन बार बार जाना पड़ता है ना, मोशन, तो उसमें भी आपको हो सकता है गर्दन में दर्द आए। बैड इस बैड स्लीप हैबिट है, अगर सोते हो गलत तरीके से, टेढ़े मेढ़े होके गलत तरीके से सोते हो, तो आपकी स्लीप पैटर्न अगर आपका गलत है तो उसमें भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन में दर्द आ सकता है। सॉरी, ग्रीटिंग योर टीथ, आपके दांतों में प्रॉब्लम है। क्राइंग अ हैवी शोल्डर बैग, अगर आपका कैरी करते हो बहुत भारी बैग लेकर चलते हो, उससे भी आपको कहीं ना कहीं कंधे में दर्द हो सकता है। बहुत वजन सर पे लेकर जाते हो, आजकल वजन लेते हैं, गन्ने के समय में किसान जो होते हैं खेती करते हैं और गन्नों को अपन सर पे ढोते हैं। क्या आपने कोई चीज अपने सर पे वजनदार ज्यादा उठाया, या स्पोर्ट्स में इंजरी हो गई, खेल रहे थे और झटका लग गया, खिलाड़ी जो है बॉलिंग कराता है और गर्दन में नोचा जाता है, यहाँ पे इंजरी हो जाती है, तो कैसे भी है आपके अगर एक्सीडेंट में कारण हुआ या कहीं बहुत ज्यादा, तो उसमें अर्थराइटिस हुआ या इन्फेक्शन है या ट्यूमर ग्रोथ हो रहा हो, इन सब में अगर हमारी वर्टिब्रा कहीं से प्रभावित होती है, चाहे वो कोलैप्स हो जाए या पोरोसिस हो जाए या फिर स्लिप्ड हो जाए या हार्टेड हो जाए या वहाँ फाइब्रोमाइल्जिया डेवलप हो जाए या वहाँ का स्पेस नैरो हो जाए या स्पाइनल स्टेनोसिस हो जाए, इस सब कारण बनेगा नेक पेन के, ये सब कारण बनेगा गर्दन के दर्द का। और नेक पेन, अगर आपको नेक पेन है तो इसमें हम देखते हैं नेक पेन में यहाँ पे हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ये तो इतने सारे कारण थे नेक पेन के, हम लोगों ने ट्रीटमेंट उसमें देखा था, ट्रीटमेंट यहाँ नहीं मिलेगा, ट्रीटमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है, ट्रीटमेंट हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, केवल यहाँ हम उस दर्द को दिखा रहे हैं। जो हमने पढ़ा है उस किस किस कारण से दर्द हो सकता है। सर्वाइकल पेन हमने पढ़ा था, हमने बैक पेन भी पढ़ा था। बैक पेन इज द कॉमन रीजन ऑफ द इम्बैलेंस फ्रॉम द वर्क, बहुत ज्यादा काम करने से, स्ट्रेस से भी बैक पेन होने लगता है। एक प्रिंसिपल थी, मैम एक प्रिंसिपल थी और वो अपने स्कूल में काम करती थी, सुबह से शाम तक बच्चों के साथ डेली वर्क करती थी। एक दिन उनके यहाँ ऐसा हुआ कि बोर्ड का एग्जाम चल रहा था, तो सरकारी टीचरों की ड्यूटी लगती है, सबकी ड्यूटी लग गई, प्रिंसिपल मैम अकेले हो गई, एक या दो लोग उनके यहाँ थे, शायद स्टाफ बचे थे और सारे स्टाफ चले गए। सारे बच्चों को उनको देखना था, उनके यहाँ करीब 500 से ज्यादा बच्चे थे,
सरकारी विद्यालय में, चूंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। उन्होंने हर क्लास में भाग भाग के होमवर्क दिया, सबको पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जब शाम को छुट्टी हो गई तो अपने चेयर पे आके बैठती है। चेयर पे बैठने में उनसे कैसे क्या बैठी वो, कि जब दोबारा उठने लगी तो वो एकदम शरीर एकदम से एक तरफ को टेढ़ा हो गया। कारण क्या था उनका? उन्होंने, सच्चाई ये थी कि बहुत ज्यादा उन्होंने वर्क किया, बहुत ज्यादा काम किया, जिसके कारण उनको अनकंफर्टेबल महसूस हुआ और उनको इंजरी हो गई। वो इंजरी जो पता नहीं चली, और जब बैठी तो ज्यादा दिखाई देने लगी। तो एक कंडीशन से बैक पेन उनको डेवलप हुआ था। बाद में डॉक्टर ने कहा कि ये तो डिस्क हर्निएटेड हो गई है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे अपने एक्यूप्रेशर में वो आई और आज बिल्कुल ठीक है। तो हार्निएटेड डिस्क हो, स्लिप डिस्क हो, बल्ज डिस्क हो, या डिस्क आपका प्रोलैप्स हो जाती है, तो इन सब में आपके कारण होता है बैक पेन का। अब हमारा बैक पेन अगर है तो किस एरिया में है? लोअर बैक पेन। तो लोअर बैक पेन लंबर स्पाइन से रिलेटेड होगा। जो आपका स्पाइनल वर्टिब्रा है, लिगामेंट है, यहाँ पे देखिए लोअर बैक पेन के लिए इन्होंने दिखाया है कि जो हमारा यहाँ डिजेनरेटिव डिजीज हो गई या इन्फ्लामेशन डिजीज हुई, आपका जो जो इलियोसेक्कल जॉइंट, ये आपका जो सेक्रोइलियक जॉइंट्स है, या स्पाइनल स्टेनोसिस हो गई है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो, या स्पॉन्डिलोलिसिस हो जाए, या लोअर बैक मसल्स या एब्डोमिनल पैल्विक इंटरनल ऑर्गन जो है प्रभावित हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कमर में निचले पार्ट में दर्द आती है, लो बैक पेन होता है। बल्ज डिस्क, हार्नेटेड डिस्क, स्लिप डिस्क, ये सारे कारण बनते हैं। साथ में अगर महिलाओं को उनका जो कर्वेचर होता है, स्कोलिक हो गई, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई। कुछ लोग होते हैं उनकी हैबिट गलत होती है, उनका बिहेवियर गलत होता है, वो गलत खान पान करते हैं, ओवर स्ट्रेस लेते हैं, तो उनकी वर्टिब्रा में भी एक ज्यादा तनाव लिया, ज्यादा कार्य किया, तनाव के कारण उनको हो सकता है पेन आ जाए, डिस्क स्लिप हो जाती है। ओवर वेट आपने उठाया तो भी डिस्क स्लिप हो सकती है। कोई स्मोकिंग वगैरह करता है ना, तो उसके कारण भी उनके यहाँ के डिस्क, लिगामेंट और टेंडन उनके खराब होते हैं, जिसके कारण भविष्य में उनको स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो जाती है और कमर दर्द हो सकता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान कर्वेचर लॉस होने के कारण आपका कमर में दर्द हो सकता है। ट्यूमर ग्रोथ होता है तो भी किसी को, अगर किडनी स्टोन है, ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, पेंक्रियाटिस है। एंडोमेट्रियम में अगर आपको प्रॉब्लम होती है महिलाओं को, तो एंडोमेट्राइटिस में, सिस में जो है, एंडोमेट्रिसिस में भी जो है यूरेटर में टिश्यू डेवलप होता है वहां पे, तो वहां उसके कारण भी कमर में दर्द आती है। ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, उसमें भी आपके कमर में दर्द आता है। तो कम फाइब्रोमाइल्जिया हो, बोन में अगर आपके प्रॉब्लम हो, तो इन सब में आप, इसके सब के कारण आपका कमर में, बैक पेन में आपके दर्द आता है। बहुत सारे, देयर आर सो मेनी रीजंस ऑफ द बैक पेन। कमर दर्द के बहुत सारे कारण हैं, गलत तरीके से उठने बैठने से। ये हमारी वर्टिब्रा है, अब आप देखो ये हमारी वर्टिब्रा है, और इसमें इस एरिया में दर्द है जहाँ पे इन्होंने पकड़ा हुआ है। तो ये आपका, यहाँ देखो जो सबसे गहरा होता है L3 होता है, जहाँ सबसे गहराई होती है L3 है, फिर L4 है, L5 है, फिर आपका S1, S2, S3, S4, S5 है, और फिर कॉसिक्स वर्टिब्रा होती है। तो आपके स्पाइनल वर्टिब्रा में अगर आपका पेन जा रहा है, देखिए यहाँ पे इन्होंने वर्टिब्रा को पकड़ के दिखाया है कि जो L1 है, फिर L2 है, L3 है, L4 है, L5 है। L1, L2, L3, L4, L5, तो ये लंबर वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा है। इसके बीच स्पॉनियस प्रोसेस बनना निकला हुआ है, ये आपका स्पॉनियस, ये जो ऐसे निकला है, ये जो इधर उठा होता है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। इधर आपका पेडिकल है, ये हार्नेटेड डिस्क होगी, बाहर आ गई है, ये पैल्विक है, ये इधर पैल्विक है, वर्टिब्रल बॉडी है, ये वर्टिब्रा है, लंबर है। इधर से जो येलो कलर में है, ये आपका नर्व रूट निकल रहा है। बीच में जो गैप होता है इंट्रावर्टिब्रल डिस्क होता है, ये डिस्क है, एबल ज्योति डिस्क, ठीक है। ये आपका नर्व रूट निकल रहा है,
ये पेल्विक है। यहाँ डिस्क को बाहर दिखाया गया, हार्निएटेड होके बाहर निकल आई है। जो डिस्क थी यहाँ पे, ये डिस्क है L3 के बीच में डिस्क दिखाया गया है, और यहाँ हार्निएटेड डिस्क का मतलब डिस्क बाहर आ गई है। ये डिस्क क्या हुई है, बाहर हो गई है। तो हार्निएटेड डिस्क में आपका किस वर्टिब्रा के बीच में, L4 L5 पे आपका डिस्क हार्निएटेड हो रहा है। तो आपके दोनों वर्टिब्रा के पॉइंट्स पे जाके सेम प्रोटोकॉल 1 7 2 5 6 7 8 लगाते हैं। जैसे जैसे आप लगाओगे धीरे धीरे करके ये ठीक होता चला। सर कौन से बोले आप, फिर से एक बार पॉइंट रिपीट कीजिए ना। अब पॉइंट सारे मैम उसमें है, आपके रिकॉर्डिंग में सब है, 1 7 2 5 6 7 8 प्रोटोकॉल सब है आपके उसमें, जो चोट मोच वाला वही प्रोटोकॉल पहले से जो पढ़ा है आपने। यहाँ पे नॉर्मल डिस्क है, डिजनरेटिव डिस्क, यहाँ पे डिजनरेशन के कारण डिस्क दिख रहा है। बल्जिंग डिस्क है, बाहर निकल गई, बल्ज हो गई है, ये देखिए बल्ज आई है बाहर। हार्निएटेड हो गई, इतना सारा निकल गई, हार्निएशन है, डिस्क हार्निएटेड है, ये देखो इतना निकला है। यहाँ डिस्क से आपका बल्ज जो डिस्क है वो कम हो गई, थिनिंग हो गई, हार्निएशन हो गई, बहुत पतली हो गई डिस्क, तो हड्डी आपस में टच करती है और उसके कारण दर्द आता है। इधर डिजेनरेटिव डिस्क है और यहाँ ऑस्टियोफाइटिस है। ऑस्टियोफाइटिस फॉर्मेशन का मतलब स्पोर बोन हो जाता है, ये कोन निकल गया है, देखो यहाँ पे हड्डियों में कोन निकला नहीं है, स्पोर बोन, जिसको स्पोर बोन बोलते हैं, इस ऑस्टियोफाइटिस के कारण निकलता है। थिनिंग डिस्क, हार्नेटेड डिस्क, बल्ज डिस्क, इन सब में आपको 1 7 2 5 6 8 का प्रोटोकॉल जाता है। लेकिन डिजेनरेटिव डिस्क में आपका यहाँ पे डिजेनरेटिव है तो 3 6 टोन 4 5 7 8 या 3 7 टोन 2 4 5 7 8 ऑस्टियोफाइटिस में और इसमें दोनों में लगा सकते हैं। 3 7 टोन 2 4 5 7 8 अकॉर्डिंग टू इस, देखिए स्पोर बोन दिखाया गया है, स्पोर बोन, ये जिस तरह कोन निकल गया, हड्डी बढ़ गई, हड्डी बढ़ के कोन जैसे इससे निकल जाता है। स्पाइनल बोन स्पोर, यानी ऑस्टियोफाइटिस में हड्डियां बढ़ जाती हैं और कोन डेवलप हो जाता है। तो कोन डेवलप जो हुआ है यही आपका स्पोर बोन है। जो कोन डेवलप हुआ है ये स्पोर बोन है, यानी द बोन स्पोर्स आर ग्रोथ एक्स्ट्रा बोन ऑन आवर वर्टिब्रा। देखिए हमारी वर्टिब्रा, इसमें यहाँ भी स्पोर, सब में स्पोर बोन है। देखिए यहाँ ऐसे अलग से ग्रोथ आ गई, ये ग्रोथ है एक्स्ट्रा ग्रोथ, इसमें भी ग्रोथ है, इसमें आप बहुत, जिसको स्पोर बोन हो जाती है, इधर से नर्व निकल रही है, एकदम चुभता है, बहुत बहुत तीखा दर्द होता है, अनबेरेबल पेन होता है इसका सब। पेशेंट खड़ा होता है ना, जैसे लगता है कोई चुभ गया। पैर की एड़ी में भी हड्डी स्पोर स्पोर बोन तो यहाँ भी होती है, एड़ी में आप खड़े होते हो तो लगेगा चुभ गया, दर्द होता है स्पोर बोन में। सर वो कैल्शियम से, तो उसमें क्या कैल्शियम ज्यादा हो जाता है? कैल्शियम ज्यादा, वही है भी वही है, इसमें भी तो कैल्शियम ज्यादा हो गया, हड्डी बढ़ के चले गए, यहाँ भी वही होता है। ये देखिए यहाँ पे बल्ज डिस्क दिखाया गया है, हड्डी इधर से निकल रही है, ये आपका डिस्क है और इसमें से ये नर्व रूट निकल रहा है। अर्थराइटिस वो उतना सब था, हार्नेटेड डिस्क हार्नेशन था, स्पोर बोन था, वो सब आपने देखा। अर्थराइटिस आर जॉइंट्स इन द ह्यूमन एनाटॉमी स्ट्रक्चरल फॉलोइंग द सिमिलर पैटर्न। यानी जो अर्थराइटिस होती है, हम लोगों ने पढ़ा था मेल सरफेस और फीमेल सरफेस में, दोनों को अर्थराइटिस होती है। आर्टिकुलर सरफेस जो है थोड़ा सा हमेशा कवर करता है बोन को, जॉइंट्स को, लेकिन फीमेल में भी यही सेम होता है, आर्टिकुलर सरफेस कवर करेगा। लेकिन होता क्या है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में जो अर्थराइटिस डेवलप होती है, पुरुषों महिलाओं में देर से डेवलप होती है, आफ्टर द मेनोपॉज। अब तो हमें सबको हो रहा है, अब तो बात अलग हो गई, खान पान अलग हो गया, छोटे छोटे बच्चों को अर्थराइटिस हो जा रहा है। लेकिन पहले जो है फीमेल्स में अर्थराइटिस जो डेवलप होती थी आफ्टर मेनोपॉज, और मेल में तो कभी भी हो सकती है। ये अर्थराइटिस अगर किसी को होता है, देखो ये
यूनी एक्सियल ज्वाइंट है, बाई एक्सियल है और मल्टी एक्सियल ज्वाइंट। यूनी एक्सियल में आपका ये ज्वाइंट है, और बाई है अंगुली वाला, और मल्टी है ये वाला आपका एल्बो, ये आपके शोल्डर का। अब इसमें हम देखते हैं दो चीजें जो आपने पढ़ा होगा फोर्थ सेमेस्टर में, गति पढ़ी होगी आपने। Every joint has a degree of the freedom for movement which is the dependent on their structure. Every movement has a counter movement, flexion, extension, abduction, adductions, medial radius, lateral radiation, and curriculum movement in the half circle. देखो यहाँ पे हम देखते हैं दो दो चीज दिखाया गया है। पहले इधर देखते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। जब कोई चीज ऐसे ऊपर उठाया गया, ये आपका ऊपर मैंने उठाई, ये फ्लेक्शन है। पैर आप उठा रहे हो, वो भी नीचे से ऊपर को उठा रहे हो, फ्लेक्शन है। और जब उसको नीचे ला रहे हो तो एक्सटेंशन है। ऊपर ले जा रहे हो फ्लेक्शन हो गया, नीचे ला रहे हो तो एक्सटेंशन हो गया। इसी प्रकार से एडक्शन और एबडक्शन में जब ऊपर ले जा रहे हो एबडक्शन है, और नीचे लाए तो एडक्शन हो गया। ऊपर ले जा रहे हो फ्लेक्शन है, नीचे ला रहे हो तो एक्सटेंशन हो गया। ये आपका मोमेंट है, गति है। ये क्या है? गति है। और जब ये गतियां प्रभावित होती है तो लिगामेंट टेंडेंट आपका प्रभावित होता है, और इसके लिए हम सबसे पहले लीवर और गॉलब्लैडर के जरिए इलाज शुरू करते हैं। पहला इलाज इसमें हम स्टिफनेस, अगर ज्वाइंट है, ज्वाइंट में स्टिफनेस आ गया, कड़ापन आता है, तो आपके एक ज्वाइंट में आ सकता है, किसी की गर्दन कड़ी हो जाती है, किसी की अंगुलियां कड़ी हो जाती हैं। सेंधा नमक पानी से लोग धोते हैं। स्केलेटन मसल्स वहाँ पे जो है उसका मूवमेंट कम हो जाता है। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है उसमें जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, धीरे धीरे वहाँ पे टाइट हो जाता है। ओल्ड एज में या किसी को टाइफाइड थायराइड डेफिशिएंसी है तो भी आपका जॉइंट्स में स्टिफनेस आता है। जॉइंट्स में स्टिफनेस होता है, स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट में खड़ापन होता है, तो उसमें हम लिगामेंट और टेंडन का ट्रीटमेंट ज्यादा करते हैं। लिगामेंट और टेंडन का यानी गॉलब्लैडर और लीवर मेरिडियन पे जाके ट्रीटमेंट ज्यादा करते हैं। इसी प्रकार से गाउट देखो, गाउट भी हम लोगों ने पढ़ा था, गठिया। ये देखिए एक ऐसा रोग है गठिया, एक ऐसा रोग है जिसमें जो है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के कारण होता है। हमने पढ़ाया था कि जब आपका भोजन डाइजेस्ट होने लगता है तो जो आपका सोडियम यूरेट के क्रिस्टल बनते हैं, यूरिक एसिड जो आता है वो कहाँ से? सोडियम यूरेट के क्रिस्टल ही जाके जमा हो गए यूरिक एसिड के रूप में। तो ये पुरुषों में 40 से 45 वर्ष की उम्र में होता है, महिलाओं में भी होता है, ऐसा नहीं है महिलाओं को नहीं हो। ठीक है, ज्यादातर हमारे खान पान पे निर्भर करता है। अगर आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो आपके बॉडी में गाउट डेवलप होने लगता है। तो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन होता है कि पैर के अंगूठे या जोड़ों के बीच में सोडियम यूरेट के क्रिस्टल जाके जमा हो जाते हैं। अगर ये क्रिस्टल किडनी में गए तो स्टोन बना देंगे, ब्रेन में गए तो ट्यूमर हो जाएंगे। जिस जॉइंट पे जाके जमा होंगे उसी को इन्फ्लेम कर देते हैं। वो जोड़ सूज जाता है, एकदम रातों रात दर्द होने लगता है। एक ही रात में इतना भयंकर दर्द होता है, पेशेंट चिल्लाता है। कभी ये टखने में जिसके एंकल में होता है इसको सुजा के लेकर आएगा, किसी को पैर के अंगूठे शुरू हुआ तो वहां से सूजा सूजा लेकर आता है। तो जब दर्द शुरू हुआ, जब दर्द शुरू हुआ तो एकदम से लाल हो जाएगा। लाल होने के साथ साथ वहां हो सकता है पसीना आए, और एकदम से जलन होती है, एकदम सीवियर पेन होता है, दर्द होता है। पेशेंट उसको सरफेस को टच करने भी नहीं देता है, तो सूज जाता है, जलन होती है, लाली रहती है और दर्द होता है। जब इसमें हम ब्लड जांच कराते हैं तो यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ा हुआ आता है। तो यूरिक एसिड की बढ़ी हुई मात्रा को देख करके हम जो है जो ट्रीटमेंट देते हैं वो यूरिक एसिड का देते हैं, और हमने ये ट्रीटमेंट आपको बता दिए हैं। और गाउट का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये गाउट है, देखो घुटना आपका सूज गया, तो या आपका सॉरी अंगूठा आपका सूज जाता है, या एंकल ज्वाइंट्स में भी ऐसे सूजन हो जाती है, लाल हो जाता है।
तो इसमें खासियत क्या है, सूजन के साथ जलन होती है और लाली होती है। ये यूरिक एसिड बढ़ा होने के कारण ऐसा होता है। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो इसमें ईएसआर भी बढ़ा मिलता है, न्यूट्रोफिल्स भी आपके बढ़े हो सकते हैं, या और यूरिक एसिड तो बढ़ा आता ही है। देखिए जो अपनी नॉर्मल रेंज यूरिक एसिड की होना चाहिए महिलाओं में 2.4 से 6 तक, ठीक है। लेकिन मैं 4 के ऊपर हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, 4 के ऊपर गया। पुरुषों में 3.4 से 7 तक होना चाहिए। लेकिन हम लोग 4 के ऊपर जाता है ना, जिसका 4-5 हो गया, 4-5 या 6 यूरिक एसिड रहता है, 101% उसको दर्द रहता है। इसलिए 4 के ऊपर जाए तो आपको ईएसआर का प्रोटोकॉल या यूरिक एसिड का प्रोटोकॉल आपको लगाना शुरू कर। रेमोटाइड अर्थराइटिस भी आपने पढ़ा हुआ है, आरए फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है। लिखा गया है खासतौर से बच्चों को होता है, जिसकी उम्र 5 से 15 साल के बीच होती है, चाहे वो महिला हो या फीमेल, आर मोर मेल आर मोर फीमेल। चाइल्ड में होता है, बच्चों में ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग यहाँ सब बड़े लोग जुड़े हैं, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। आप लोग जितने लोग जुड़े हो सब बड़े बुजुर्ग हो, तो आप लोग इससे तो बचे रहोगे, ये अर्थराइटिस आपको नहीं होगा, है ना। तो ये जो अर्थराइटिस होती है, इसमें जो है हमारा जो कॉमन होता है, देखिए यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखो रिमोटिज्म है, नॉर्मल जॉइंट्स है, दो जॉइंट्स दिखाया गया है। ये आपका बोन है इधर से, फाइब्रस जो सीट बनी हुई है ये आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और ये कार्टिलेज है। लेकिन जब आपका यूरिक आरए फैक्टर पॉजिटिव हुआ तो वहां पे प्रोटीन डिपॉजिट होने लगता है, जोड़ पे जाके प्रोटीन डिपॉजिट हुआ, तो कार्टिलेज इसमें बढ़ जाता है और बोन आपस में जैसे लगता है चिपक गई, बीच में गैप खत्म हो जाता है। आपका यहाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन और इसमें थिकनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, और आपका लॉस ऑफ द बोन होता है, बोन का कहाँ पे लॉस होता है। तो ये आपके रेमोटाइज्म आर्थराइटिस का दिखाया गया, एक बोन है सामने देखो, ये जॉइंट आपका इन्फ्लेम्ड होता है, ये आपके मसल्स हैं, लिगामेंट है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन। रिमोटिज्म में आरए फैक्टर पॉजिटिव मिलेगा, लिखा गया। एग्जामिनेशन करते हैं जब रिमोटाइड टेस्ट में, लिकोसाइट ज्यादा होंगे, हाई नंबर ऑफ द न्यूट्रोफिल्स मिलता है, ईएसआर बड़ा होता है, माइक्रोसाइट्स ऑफ द हाइपोक्रोनिक एनीमिया मिलता है, सीआरपी भी हो सकता है, प्रेजेंट होता है, कभी कोई सीआरपी भी पॉजिटिव होता है, और फिर कार्डियक वैल्यूम डिजीज में भी आल्सो सीन देखा जा सकता है। और ये आपका आरए रिमोटिज्म का है, आरए फैक्टर पॉजिटिव भी इसमें चेक होती है। ये आपका, मैंने इसको भी कराया था, रिमोटाइड अर्थराइटिस का भी ट्रीटमेंट हम लोगों ने पढ़ा है। रिमोटाइड अर्थराइटिस का भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पढ़ा हुआ है, और इसमें हमने देखा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से कल करते हैं, नहीं देख लो इसको भी। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, देखिए आपकी हड्डी है, यहाँ पे अक्सर महिलाओं में मेनोपॉज के बाद होता है, या जो ओवरवेट महिलाएं हैं उनको भी हो सकता है, या ये देखिए यहाँ पे क्लाइमेट वातावरणीय परिवर्तन के कारण हड्डी जो है यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर हो जाती है, और वहाँ पे बोन में अलग से वहाँ पे ग्रोथ हो गई है, या किसी को कभी चोट लगी है, मोच लगी है, या फ्रैक्चर हुआ है, इसके कारण हड्डी में आपका जनरली कुछ प्रोसेस चेंज हो जाता है, जिसके कारण अर्थराइटिस डेवलप होती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके बड़े जॉइंट से भी हो सकती है, कूल्हे में भी हो सकती है, और छोटा जॉइंट यानी फिंगर में भी हो सकती है, किसी भी दोनों जॉइंट्स में हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है कि नॉर्मल जॉइंट्स है, टिबिया और फीमर बोन है, इधर आपका देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण डिजनरेशन हुआ है और नी और घुटना आपस में टच करने लगा, गैप इसका समाप्त हो गया है। इधर देखो ये नॉर्मल कार्टिलेज है, यहाँ स्पोज ऑफ द बोन है, यानी कार्टिलेज क्या हुआ, ब्रेक डाउन होने लगा, चोट लगने के कारण भी हो सकता है, चोट लगा तो भी कार्टिलेज एक बार ब्रेक डाउन हुआ तो होता ही जाता है, ऐसा नहीं रोका जा सके। कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो गया और इसके कारण जो है पेशेंट को वहां पे बोन में गैप खत्म हो गया।
या फिर आपका इंड्रोइंग हो गया, मीन्स मेनिस्कस जो है, मेनिस्कस जो होता है टीयर का जाता है, जो जॉइंट्स के ऊपर एक कवर खोल होती है मेनिस्कस, आप लोग सब लोग जानते हो ना मेनिस्कस। मेनिस्कस जो होता है वहां पे अगर आप घुटना फैला रहे हो खोल रहे हो, अगर चट की आवाज आती है, खट्टा से घुटना बोलता है, कहते टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका मेनिस्कस टीयर हुआ है। और वो कट से आवाज करके आपका दर्द एक बार हो सकता है, दर्द भी होता है किसी किसी को, किसी किसी को दर्द नहीं होता है। तो मेनिस्कस टीयर हुआ है, और मेनिस्कस को अगर आप सही कर लेते हो तो धीरे धीरे करके आपका घुटना कवर हो जाता है। लेकिन जब भी किसी पेशेंट के घुटने में प्रॉब्लम मिले और उसका ट्रीटमेंट आप शुरू करो, तो उससे आपको पहले ही कह देना है कि भाई देखो ये एक दिन का प्रोटोकॉल नहीं है, एक दिन में आपको ठीक नहीं होने वाला है, आपको लंबा समय लगेगा, और इसके लिए आपको तैयार रहना, क्योंकि इसमें अगर टीयर हुआ है और फिर से अगर पेशेंट आया फिर भी हो सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण होता है लो लेवल ऑफ द कैल्शियम, ईएसआर नॉर्मल होता है, एक्सरे आपका इसमें रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये आपका नॉर्मल बोन दिखाया गया है, कार्टिलेज में जो है बोन में आपका ब्रेक डाउन हुआ है, और जिसके कारण स्पोर्ट्स इस बोन स्पोर हो गया है, यहाँ पे वो जाके चुभ रहा है इसमें, तो कार्टिलेज और ब्रेक डाउन होता जाएगा। तो ओवर ग्रोथ, आपका ओवर ग्रोथ होगी, और साइड साइड में ओवर ग्रोथ के कारण क्या होता है कि वो जाके जो है बोन को यानी कार्टिलेज को जो है क्षरण कर देता है, कार्टिलेज का क्षरण कर देता है, जिसके कारण आपका टीयर कर जाता है वहां से लिगामेंट अटेंडेंट। तो आपको दर्द होती है, चलने में उठने में बैठने में दर्द होता है। ये है रिमोटाइड अर्थराइटिस का, मैंने बता ही दिया था। ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिजनरेशन होता है और इस तरह से जोड़ होते हैं, लेकिन रिमोटाइड अर्थराइटिस में विकृति आ जाती है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमोटाइड अर्थराइटिस में अंतर यह है कि स्लो मोशन होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, लंबे समय में जो है, और रिमोटाइड अर्थराइटिस भी स्लो मोशन है, लेकिन ये बहुत डिजनरेशन ज्यादा तेज होता है, पूरे जोड़ खराब कर देती है। ये देखिए टुवर्ड्स सारी उंगलियां स्मॉल फिंगर की ओर मुड़ गई हैं, ये आपका रिमोटाइड अर्थराइटिस में होता है। यहाँ पे नॉर्मल जॉइंट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के जॉइंट्स हैं, और इधर आपका रिमोटाइड अर्थराइटिस का, तो वहाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन में भी सूजन होती है रिमोटाइड अर्थराइटिस में, जिसके कारण वहाँ पे स्वेल्ड हो जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और बाकी सब नॉर्मल रहते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, कई तरह के जो है प्रश्नों के साथ आप लोगों ने क्लास ली, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अमिता जी, रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। थैंक यू सर।